अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे महाकुंभ से। 45 दिन बाद महाकुंभ का समापन हो चुका है और 66 करोड़ लोगों ने इस पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ का आयोजन सफल रहा और इसी सफल आयोजन को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए जिन्होंने इस महा आयोजन को सफल बनाया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों, रोडवेज के कर्मचारियों, नाविकों सबके साथ मुलाकात की, उनको धन्यवाद दिया और साथ ही साथ इस भव्य दिव्य आयोजन के लिए उन तमाम लोगों का भी धन्यवाद किया जिन लोगों ने इसे सफल बनाया है। 45 दिनों के भव्य महाकुंभ को सफल बनाने वाले ये वो योद्धा हैं जिनका आज सम्मान किया गया। चाहे वो सफाई कर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, रोडवेज कर्मचारी हो या फिर रेलवे कर्मचारी हो, हर किसी ने महाकुंभ के सफल आयोजन में अहम भूमिका निभाई है। 45 दिनों तक बिना रुके, बिना थके इन कर्मचारियों ने काम किया, जिसके चलते इन लोगों को महाकुंभ समापन के फौरन बाद सम्मानित किया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे और सबसे पहले अरैल घाट पर उन्होंने गंगा पूजन किया। इसके बाद सीएम योगी ने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ मिलकर संगम तट पर सफाई अभियान चलाया, जिसके तहत गंगा की सफाई भी की गई और तट पर झाड़ू लगाई गई। जो तस्वीरें हैं बयां कर रही हैं कि महाकुंभ का जो समापन है उस पर खुद प्रदेश के जो मुखिया हैं वो यहाँ पहुंचकर श्रद्धालुओं के साथ में एक कदम से कदम मिलाकर खड़े हो रहे हैं। कदम से कदम मिलाकर उन हर चीज का वो जायजा ले रहे हैं, हर चीज का बारे में वो जान रहे हैं। अभी जब वो संगम घाट पर पहुंचे थे उसके बाद अब देखिए, आप तस्वीरों में देखिए, ये है तो प्रदेश के मुखिया जो खुद यहाँ पर लोगों के साथ खड़े हैं कदम से कदम मिलाकर। ये महाकुंभ की वो भव्यता है जिसको देखने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद रहे। और ये जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि इस 45 दिन का जो महाकुंभ था वो किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। महाकुंभ समापन के बाद आयोजित इस सम्मान समारोह में जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो उन्होंने सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े सभी विभागों की हौसला अफजाई की। ये सम्मान समारोह और खास तब बन गया जब कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने इन सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर देखिए आप खुद इस भोज का जो आयोजन किया गया है उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यहाँ पर सारे मंत्री, उत्तर प्रदेश के डीजीपी खुद प्रशांत कुमार के साथ मंत्री सुरेश खन्ना सभी मौजूद। आप तस्वीरों में साफ देखिए, ये प्रदेश के मुखिया हैं जो स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ में भोजन कर रहे हैं। ये वो 45 दिन का आयोजन था। उस आयोजन के बाद अब देखिए जो खाने में है एक तरीके से, चाहे वो शाही पनीर हो या राइस हो, वो सब मौजूद है। इस मौके पर सीएम ने ऐलान किया कि सरकार स्वच्छता कर्मियों को अतिरिक्त 10,000 रुपए का बोनस देगी। साथ ही सभी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़कर जन आरोग्य बीमा का लाभ भी देगी। यानी हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सपोर्ट किया, सहयोग किया। इतना विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। सरकार ने तय किया है प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस मेले के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे।
अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होने वाले कुछ कर्मचारियों से गुड न्यूज टुडे की टीम ने भी बात की, जिसमें इन कर्मचारियों ने महाकुंभ से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सम्मान आप मुख्यमंत्री से लेके आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा है जी। कहाँ ड्यूटी थी आपकी? जी आपकी ड्यूटी कहाँ पे थी? हमारी ड्यूटी थी सेक्टर 10 में। जी, तो कैसे चुना गया? हो गया, काम की वजह से चुना गया है। तो खुश हैं आज मुख्यमंत्री से सम्मान प्राप्त करके? जी मैम जी। बिल्कुल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पर। आज मुख्यमंत्री ने आपको सम्मानित किया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कहाँ, किस जगह ड्यूटी थी आपकी? सेक्टर 10 पर थे। कितने घंटे ड्यूटी की है? ड्यूटी हमारी 10 घंटे की ड्यूटी थी, लेकिन हमने 12-12 घंटे 24-24 घंटे काम किया, मेहनत अच्छी की है। आप बताइए, इधर आइए, कैसा लगा आज आपको? हमको बहुत अच्छा लगा मैम, इतने लोगों के बीच में हमको चुना गया, हमें बहुत अच्छा लगा। आज ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रयागराज स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों से मुलाकात की और महाकुंभ के सफल आयोजन में अहम भूमिका निभाने के लिए कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। रेल मंत्री से मिली इस हौसला अफजाई से कर्मचारी भी काफी उत्साहित नजर आए। इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे की योजना 13,000 ट्रेनें चलाने की थी, लेकिन महाकुंभ के दौरान 16,000 से ज्यादा ट्रेनें चली, जिनके जरिए करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं को प्रयागराज लाया गया और फिर उन्हें वापस भेजा गया। बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ और उस क्लोज कोऑर्डिनेशन के कारण जहां हमने 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज्यादा ट्रेन, 16,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई। करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं को लेके इसमें संगम में और महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए। बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, आरपीएफ का, जीआरपी का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। रेलवे के सभी विभागों का बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। वहीं महाकुंभ के समापन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक ब्लॉग लिखा, जिसमें उन्होंने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। कहा कि सीएम की अगुवाई में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य, यहाँ न कोई शासक था न कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। प्रयागराज से कुमार अभिषेक, आशीष श्रीवास्तव और नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करेंगे मौसम की। पहाड़ी इलाकों में मौसम बदला, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से मैदानी इलाकों में भी हल्की ठिठुरन महसूस हो रही है। फरवरी का महीना चल रहा है, हालांकि इस महीने में तापमान ज्यादा बढ़ता नहीं है, बावजूद इसके मैदानी इलाकों में गर्मी देखने को मिल रही थी, लेकिन पहाड़ों की बारिश ने फिर से मैदानी इलाकों में ठंडक लौटा दी है। जिस भारी बर्फबारी की उम्मीद कश्मीर और हिमाचल के लोगों ने जनवरी के महीने में की थी, वो बर्फबारी अब हो रही है, जब फरवरी का महीना खत्म होने को है। सर्दी जाने वाली है और गर्मी दस्तक देने को तैयार है। मौसम के रुख में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आया है, जिसके कारण उत्तर भारत में मौसम बदला हुआ है। कश्मीर और हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। मंगलवार सुबह से ही कश्मीर में लोगों को पूरा मलाल जो मौसम को लेकर था वो दूर हो गया है। मंगलवार से ही जमकर कश्मीर के पहाड़ों पर इस मौसम की सबसे भारी बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही है। पूरे कश्मीर में मौसम का मिजाज इसी तरह आने वाले 3 दिन तक बना रहेगा, यानी रविवार तक जो है मौसम में इसी तरह रुक रुक के जो है बारिशें होगी और बर्फबारी पहाड़ों पर जमकर होगी। जम्मू शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस समय भी आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं, यानी कि आने वाले समय में, यानी कि कुछ घंटों बाद हो सकता है कि भारी जो है वर्षा हो यहाँ पर।
जम्मू शहर में पिछले कई हफ्तों से तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी थी और दिन के समय में गर्म कपड़े पहनना मुश्किल हो जाता था और इसीलिए लोगों ने गर्म कपड़े जो है बंद कर दिए थे। सुबह शाम बेशक ठंड होती थी लेकिन दिन में काफी ज्यादा गर्मी होती थी और एक तरह से लोगों ने गर्म कपड़े बंद कर दिए थे। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से मौसम ने यहाँ पर अचानक जो करवट बदली है, इसके बाद लोगों ने गर्म कपड़े निकालना एक बार फिर शुरू कर दिया है। अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर कश्मीर सर्दी के सीजन में बर्फबारी की कमी से जूझ रहा था, लेकिन अब बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से पूरे कश्मीर में इन दिनों अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। वादियां और पेड़ बर्फ से ढक चुके हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं, मकानों और कार की छतों पर भी बर्फ की मोटी परत जमा है। कुदरत के इस करिश्मे को देख घाटी के लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे, खासकर खेती, बागवानी और पर्यटन से जुड़े लोग। अब रजब बर्फ ज्यादा पड़ रहा है, क्या बोलते हो आप? ज्यादा पड़ रहा है। अच्छा है? अच्छा है ना। अच्छा, किस लिए फायदा है? पानी के लिए, आबादी के लिए, दरख्तों पौधों के लिए। तो खुश है आप? हाँ खुश है ना। 2 दिन से यहाँ शदीद बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण हमारा नेशनल हाईवे 1 जो लेह से श्रीनगर कनेक्ट करता है जोजिला के थ्रू, वो गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बंद है। लेकिन लोग, पूरे लद्दाख के लोग खुश हैं क्योंकि इस बर्फबारी की बहुत अशद जरूरी थी यहाँ के लोगों के लिए। कश्मीर की तरह ही हिमाचल में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन दिनों बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति से लेकर चंबा तक, मनाली से लेकर कांगड़ा तक बर्फबारी के साथ बारिश भी देखने को मिल रही है। इस बर्फबारी के चलते कई रास्ते बंद हैं और बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। मौसम के इस मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। मौसम विभाग का अनुमान ये है कि आने वाले दिनों में भी बारिश और बर्फबारी का ये दौर जारी रह सकता है। पहले अलर्ट्स की बात करें, देखिए जो हमारे जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कांगड़ा है, चंबा, कुल्लू, मंडी है, तो यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग इवेंट्स होने की संभावना है। लाहौल स्पीति वहाँ पे देखिए ऑलरेडी 2 दिनों से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, तो वहाँ पे अभी भी ऑरेंज अलर्ट मतलब जारी किया है क्योंकि 2 दिन से ऑलरेडी स्नोफॉल जारी है और अभी भी आगामी 48 घंटों में वहाँ पे स्नोफॉल जारी रहने की संभावना है। पहाड़ों पर मौसम बदलते ही इसका असर मैदानी राज्यों में भी दिखने लगा है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर के शहरों में तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर के शहरों में शुक्रवार को भी हल्की बारिश हो सकती है। जी आप देख सकते हैं, इसमें आप देखिए पूरा तीनों रीजन जो हिमालय के हैं, हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड हमने ऑरेंज कर रखा है। पंजाब, हरियाणा भी ऑरेंज है। जे आज और कल के लिए हमने ऑरेंज किया हुआ है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहां भी आज और कल हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी होता रहेगा। मौसम को लेकर गुड न्यूज ये भी है कि मार्च के शुरुआती दिनों में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, क्योंकि 2 मार्च के आसपास एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। श्रीनगर से अशरफ वानी, जम्मू से सुनील जी भट्ट, शिमला से विकास शर्मा और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं सेंट्रल रेलवे के हॉस्पिटल ऑन व्हील्स की। भारत दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी रेल पर सफर करती है और इसी को लेकर एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसमें रिटायर हो चुके कोचेस को अब अस्पताल की शक्ल दे दी गई है। उन डिब्बों में किस तरीके से ये व्यवस्था चल रही है और इसके पीछे मकसद क्या है, वो आपको दिखाते हैं। रेल की पटरी पर चलता फिरता ये अस्पताल रेलवे की संवेदनशीलता का प्रमाण है। अपने यात्रियों को हर सुविधा मुहैया करवाने पर जोर देने वाला रेलवे अपने कर्मचारियों का भी बखूबी ख्याल रखता है। सेंट्रल यानी मध्य रेलवे में 5 बड़े रेल डिवीजन हैं, जिनमें महाराष्ट्र का भुसावल मंडल भी शामिल है, जिसकी डीआरएम यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर इति पांडे की तरफ से एक अनोखा प्रयास किया जा रहा है, जिसकी वजह से भुसावल डिवीजन में काम करने वाले हजारों रेल कर्मचारियों की अब घर तक अस्पताल खुद पहुंच जाता है। क्या आपने कभी रेल के डिब्बे में अस्पताल देखा है? जी हाँ, भुसावल के रेलवे डिवीजन के इति पांडे जो डीआरएम है यहाँ की, इन्होंने एक अच्छी कंसेप्ट निभाव कर हॉस्पिटल ऑन व्हील, एक चलता फिरता अस्पताल जो कि रेल में बनाया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं
रुद्रा नाम से बनाया हुआ ये ट्रैक पर चलने वाला अस्पताल किस तरह से है। 15 रेलवे स्टेशन वाले भुसावल रेल डिवीजन में रुद्रा नाम के इस चलते फिरते अस्पताल में कई आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं। किसी भी आम अस्पताल की तरह इसमें एक रजिस्ट्रेशन डेस्क भी है, जहां नर्सिंग स्टाफ के अलावा मेडिकल चेकअप के लिए आने वाले लोगों के लिए भी बैठने की जगह बनाई गई है। अभी हम आपको दिखाते हैं ट्रैक पर चलने वाला ये अस्पताल कैसा है। आइए हमारे साथ। रुद्रा मध्य रेल भुसावल नाम से ये एक अच्छा सा बहुत बड़ा एक अस्पताल का कैबिन बनाया गया है। आप देख सकते हैं, आप बाहर से किसी भी तरह से यकीन नहीं हो सकता है कि ये एक कैबिन बना हुआ है, एक रेलवे डिब्बे के इसकी तरह से बनाया गया है, फर्निश किया गया है रुद्रा मध्य रेल अस्पताल। रेल की पटरी पर दौड़ते इस अस्पताल में दिल की जांच के लिए ईसीजी रूम भी बनाया गया है। इसके अलावा पेडियाट्रिक्स यानी बाल चिकित्सा के लिए एक अलग कंपार्टमेंट मौजूद है। जटिल बीमारियों के इलाज के लिए आंतरिक चिकित्सा से जुड़ा एक कक्ष भी है। गर्भवती महिलाओं की समय समय पर जांच के लिए गायनोकोलॉजी रूम भी बनाया गया है। ये अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। जैसा कि ये पहला कंपार्टमेंट बनाया गया ईसीजी, जिस किसी भी मरीज के लिए ईसीजी के लिए जांच करनी हो तो यहाँ पे एक अद्ययावत सुविधा बनाई गई है, जिसे लेटा कर ईसीजी लिया जा सकता है। हमारे साथ एक फर्स्ट नंबर का कंपार्टमेंट है जहाँ बाल चिकित्सा होती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कुछ भी छोटे मोटे कुछ भी विषय में चेकअप किया जाता है। चलते फिरते अस्पताल में एक देख सकते हैं आप कि एक कुर्सी रखी है लेटने के लिए, वहाँ पे एक बेंचेस बनाए गए हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स उनकी कंसल्टिंग करते हैं। तीसरा कंपार्टमेंट भी दिया गया है, यहाँ पे भी कंसल्टिंग होती है, आंतरिक चिकित्सा। आप देख सकते हो किस तरह से एक अच्छा सा बेड रखा गया है, डॉक्टर्स बैठने के लिए एक अच्छा सा मेज बनाया है, एक कुर्सी रखी हुई है। एक इतनी सारी अच्छी सुविधा देने के प्रयास कहीं ना कहीं भुसावल डिवीजन की डीआरएम ने किया है। एक तीसरा कंपार्टमेंट है गायनिक कंपार्टमेंट। आप हमारे साथ आकर अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर एक मरीज के लिए जो लेडीज की चिकित्सा होती है उनके चेकअप किया जाता है। काफी अच्छा, मतलब एक जगह पर बनाया हुआ अस्पताल में जिस तरह से कंपार्टमेंट होते हैं उसी तरह से एक अलग फर्नीचर करके एक काफी अच्छा एक बनाने की कोशिश भुसावल डिवीजन यहाँ पे कर रहा है। हॉस्पिटल ऑन व्हील्स का मकसद उन दूर दराज के इलाकों में चिकित्सा सेवाएं मुहैया करवाना है जहां अस्पतालों की कमी है या जहां डॉक्टर या दवाइयां आसानी से पहुंच नहीं पाती। रेलवे के कर्मचारियों से जुड़ी इसी समस्या को दूर करने के लिए एक पुराने कोच को चलते फिरते अस्पताल के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे भुसावल रेल डिवीजन के हजारों कर्मचारियों के अलावा उनके परिवार को अब वक्त पर मेडिकल हेल्प मिल पाती है। भुसावल डिवीजन के हमारे जितने कर्मचारी हैं उनके घर पे ये जाती है कोच विथ ऑल डिविजनल ऑफिसर्स, और जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है या मेडिकल इश्यूज होते हैं हमारे स्टाफ के, उनकी फैमिलीज के, उनके डिपेंडेंट्स के, उनको ये अटेंड करते हैं। मेरे पास 15,000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं और उनके डिपेंडेंट्स प्लस हमारे पास वर्कशॉप्स हैं और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं। तो करीब करीब डिवीजन के पास 1 लाख लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने का दायित्व है। जहाँ भी हमारा रुद्रा हॉस्पिटल ऑन व्हील जाता है वो जितने भी स्टाफ हमारे वहाँ अवेलेबल होते हैं वो अटेंड करते हैं। तो एट अ टाइम करीब 500 प्लस फैमिलीज इसकी फैसिलिटी को अवेल कर पाती है। ट्रेंड रेलवे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की टीम हर महीने 2 बार रेलवे के कर्मचारियों की चिकित्सा जांच करती है और जरूरत पड़ने पर आगे डिवीजन रेलवे अस्पताल को रेफर भी कर देती है। इस पे हमारे डिविजनल हॉस्पिटल के ही रेलवेज के ही डॉक्टर्स जाते हैं, पूरा 1 दिन का कैंप करते हैं। हम ये फोर्टनाइट कैंप्स होल्ड करते हैं, यानी कि महीने में 2 बार रुद्रा जाती है, 2 अलग अलग स्टेशनों पे जाती है। आसपास के भी स्टेशन की जो रेलवे फैमिलीज होती हैं वो आ जाती हैं कैंप में, और हम इसको सुबह से लेकर शाम तक के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं और ब्लड सैंपल्स टेस्टिंग सब वगैरह डायग्नोसिस वही हो जाती है। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिनमें 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जिनकी मदद से 70,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर ट्रेनें लगभग 1,15,000 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। इस दौरान करीब 2 करोड़ यात्री इन ट्रेनों से सफर करते हैं। ऐसे में भुसावल रेल मंडल की तरफ से ये कोशिश सराहनीय है। ऐसे में पिछले 34 साल से भारतीय रेलवे की तरफ से लाइफ लाइन एक्सप्रेस के नाम से एक हॉस्पिटल ट्रेन का संचालन किया जाता है, जिसका मकसद रुद्रा से ही मिलता जुलता है।
महाराष्ट्र के भुसावल से मनीष शांताराम जोग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात कर लेते हैं हिंदुस्तान की ड्रोन क्रांति की। देखिए, हमने देखा है कि किस तरीके से भारतीय डिफेंस की ताकत ड्रोन बनता जा रहा है। रण क्षेत्र में किसी भी युद्ध को पलटने का मादा रखते हैं ड्रोन। लेकिन ये ड्रोन केवल डिफेंस सेक्टर में नहीं बल्कि सिविल सेक्टर में भी पूरा योगदान दे रहे हैं। और इस ड्रोन क्रांति का ही नतीजा ये है, कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, यह और आसान हो गया है। अभी तक हमने सुना था कि दवाइयों की सप्लाई ड्रोन के जरिए हो रही है, लेकिन अब ब्लड सप्लाई भी ड्रोन के जरिए हो रही है। वैसे कह देने में जितना आसान है ना, प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी वडोदरा में किस तरीके से ये काम हो रहा है, आपको दिखाते हैं। ये महज एक ड्रोन की आम उड़ान नहीं है, बल्कि मेडिकल साइंस की फील्ड में एक नए युग का आगाज है। तकनीक के इस दौर में जहां ड्रोन सरहद की हिफाजत से लेकर पार्टियों में शूटिंग कर प्रयोग किए जा रहे हैं, वहां गुजरपात के वडोदरा में अब ड्रोन की मदद से दूर दराज के इलाकों तक खून पहुंचाया जा रहा है। सर, हमारे ये अभी ड्रोन बनाया हुआ है हमने। हमारे पास में 2 ड्रोन है, एक क्वाडकॉप्टर और एक हेक्साकॉप्टर। तो हम अभी डिलीवरी क्वाडकॉप्टर से करते हैं, हेक्साकॉप्टर से करते हैं, जिसमें हमारा 6 kg ऑफ पेलोड कैपेसिटी है और हम इसको 30 किलोमीटर तक ट्रैवल करा सकते हैं। इसकी रेंज 30 किलोमीटर की है। क्या भेजने वाला हो? अभी हम इसमें ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या कहोगे, जो आपने जो चीज़ बनाई है, अब किसी की जानें बचेगी, किस तरह देखो? हाँ, मतलब इससे बहुत लोगों की जानें बचेगी, जिससे हम टाइम पे ब्लड उन तक पहुंचा सकते हैं। अभी हम ऑलरेडी 8 से 10 फ्लाइट का टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 18 किलोमीटर की फ्लाइट ली हुई है। देश में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां समय पर पहुंचना मुश्किल है। ऐसे ही सही समय पर मरीजों तक खून नहीं पहुंच पाता। ऐसे में ड्रोन का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी बचाने के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। गुजरात में ऐसे कई इलाके हैं जहां मेडिकल सुविधा भेजने के लिए काफी दिक्कत होती है, लेकिन ड्रोन की मदद से 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में खून की थैली कहीं भी पहुंचाई जा सकती है। इस काम के लिए हेक्सा और क्वाड ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। हेक्सा ड्रोन 40 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। ड्रोन संचालन के लिए 2 ड्रोन पायलट भी नियुक्त किए गए। वडोदरा में अब तक करीब 8 से 10 जरूरतमंद लोगों तक ड्रोन से ब्लड सप्लाई की गई। हाँ सर, ये पूरा मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है, जिसमें हमने यहाँ पे उसको बनाया है। उसके बाद में हमने बहुत सारी टेस्टिंग की। टेस्टिंग के बाद में हमारे पास में ये आउटपुट आया है। क्या कहोगे, कौन सी टेक्नोलॉजी पीएस है, किस तरह से आप कंट्रोल करते हैं? इसे हम ग्राउंड कंट्रोल से कंट्रोल करते हैं, ग्राउंड स्टेशन से। और इसमें ड्यूअल जीपीएस लगे हुए हैं, जो हमें पूरा पाथ को ट्रैक करने में हेल्प करता है। फिलहाल आपने कहाँ आपने इसको ट्राई किया है, कौन से स्टेशन से कहाँ तक आपने पहुँचा है? अभी हमने हालोल से गोगम्बा पे ट्राई किया हुआ है, जो ये पाथ हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। इसमें हमने 8 से 10 फ्लाइट कंप्लीट की हुई है। इसके लिए कुछ आपने तालीम ली है, जो आप जो कर पा रहे हो? हाँ, हमने पहले बेसिक प्रैक्टिस की हुई है और फिर उसके बाद में हमने ड्रोन पायलट का लाइसेंस लिया हुआ है। सही समय पर जरूरतमंद लोगों तक ब्लड सप्लाई के लिए ड्रोन एक शानदार शुरुआत है, क्योंकि ड्रोन के जरिए ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में समय कम लगता है और ट्रैफिक का झंझट भी नहीं रहता, जिसके कारण मरीजों की जान आसानी से बचाई जा सकेगी। दिग्विजय पाठक, वडोदरा, गुड न्यूज टुडे। अच्छी और सच्ची खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।